पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग इस तंत्र को पढ़ेंगे, पाचन तंत्र को पढ़ेंगे कि भोजन जो करते हैं किस किस प्रक्रिया से होकर के गुजरती है, उसके बाद भोजन हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। पाचन कौन सा प्रक्रिया है? पाचन एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन क्या है? भौतिक भी है और रासायनिक भी है। भौतिक जैसे एंजाइम ये सब मिल जाता है, भौतिक फोड़ना भौतिक प्रक्रिया है, उसमें एंजाइम मिल जाता है, उसका निम्नीकरण जो हो जाता है उसको रासायनिक प्रोसेस बोलते हैं। फिर से उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मूल रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही होता है केमिकल रिएक्शन। अब भौतिक रिएक्शन भौतिक प्रोसेस होता है, जिस मतलब किसी भी चीज को हम चेंज करके फिर से मूल रूप में ला सकते हैं, वो होता है भौतिक परिवर्तन। समझ आया? इसलिए भोजन का पचना, भोजन जो करते हैं उसका पचना एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन होता है, भौतिक रासायनिक प्रोसेस होता है, भौतिक रासायनिक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो भोजन हम लोग करते हैं तो पहली बार भोजन की पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। कहाँ से होती है? मुख गुहा से। अब देखो, मुंह में 4 प्रकार का दांत होता है, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। समझ आया? जिसमें से 12 अस्थायी दांत होता है, 20 अस्थायी दांत जिसे दूध दांत बोलते हैं। तो 20 दांत जो होता है जन्म के बाद जो जन्म लेता है, उसके बाद 6 से 7 साल में 20 दांत क्या हो जाता है? टूट जाता है, इसलिए इसे अस्थायी दांत कहते हैं। अब 12 दांत जो एक बार जन्म लेता है और पूरे जीवन काल तक रहता है, उसको अस्थायी दांत कहते हैं। समझ आया? तो हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत जन्म लिए? 52। कितने? 52, जिसमें से 20 दांत दूध वाला होता है, जिसे अस्थायी दांत कहते हैं। 12 दांत जो एक बार जन्म लेता है उसे अस्थायी दांत कहते हैं। तो हमारे मुख में 32 दांत ही होता है, लेकिन पूरे जीवन काल में कितने दांत जन्म लेते हैं? 52 दांत। समझ आया? जिसमें से इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। समझ आया? 4 प्रकार के दांत हमारे भोजन को क्या करता है? भोजन को क्या कर देता है? पचा देता है। पीसने, काटने और चीरने फाड़ने का काम अलग अलग दांत का होता है। समझ में आया? दांत अलग से हम पढ़ा देंगे। उसके बाद हमारे दांत के बीच में जीभ होता है, जो भोजन को लारने चारने का काम करता है। भोजन को लारने चारने का काम कौन करता है? जीभ। और जीभ स्वाद लेने का भी काम करता है। जीभ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्वाद मिलता है। समझ में आया? उसके बाद हमारे मुख में सबसे 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, जिसमें पेरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। हमारे मुख में सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम पेरोटिड ग्रंथि है, जिससे टाइलिन एंजाइम निकलता है। पेरोटिड ग्रंथि से कौन सी एंजाइम निकलती है? टाइलिन एंजाइम। जो भोजन करते हैं उसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको मंड में माल्टोज में तोड़ देता है। मंड को माल्टोज में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम, जो कहाँ से निकलता है? पेरोटिड ग्रंथि से निकलती है। समझ में आया? उसके बाद म्यूसिन एंजाइम भी निकलता है। म्यूसिन एंजाइम हमारे मुख में भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे हम लोगों को निगलने में आसानी होती है। उसके बाद भोजन चिपचिपा बनके क्या हो जाता है? ओएसोफेगस, ग्रसनी के द्वारा, ग्रस नली के द्वारा भोजन कहाँ आ जाता है? अमाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अमाशय में। अमाशय में जठर ग्रंथि से 4 प्रकार का जूस निकलता है, जिसमें बताए थे HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब यहाँ देखो, HCl ये अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे भोजन अमाशय में रहता है। और 4 प्रकार का जूस कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसमें से HCl होता है। HCl हम जो भोजन करते हैं उसमें जीवाणु विषाणु जो चल जाता है अमाशय में, उसको फिनिश करने का काम HCl का होता है। उसके बाद ये भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है HCl का pH मान 0.5 से 1.5 तक होता है।
पेप्सिन क्या करता है, हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है, तोड़ देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन एंजाइम आमाशय में तोड़ देता है। तो प्रोटीन और वसा की पाचन की शुरुआत कहाँ हुई? आमाशय में। प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ हुई? आमाशय में। उसके बाद रेनिन क्या करता है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें मिल्क प्रोटीन जो होता है, दूध जो लेते हैं, दुग्ध प्रोटीन जो होता है उसको क्या करता है, केसिन जो होता है, दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन को केसिनोजेन में तोड़ देता है, केसिन प्रोटीन को केसिनोजेन में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया आमाशय में ही होता है। 4 घंटे जो भोजन लगता है उसी के दौरान। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज चौथा भाग होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज चौथा जूस होता है जो क्या करता है, वसा को पचाने का काम करता है आमाशय में। तो आमाशय में प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत होती है। आमाशय में ध्यान रखना, आमाशय में प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत आमाशय से हो जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से, ओरल कैविटी से हो जाता है। ओरल कैविटी से, मुख गुहा से 4 प्रकार के दांत उसको क्या करता है, पचाने का काम। एंजाइम में कौन सा, टाइलिन, जो पेरोटिड ग्रंथि से निकलती है। और बताए पेरोटिड ग्रंथि में जब वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो एक रोग हो जाता है जो उसका नाम होता है मम्स रोग। कौन सा रोग? मम्स रोग को हम लोग गलसुआ रोग भी कहते हैं। जो यहाँ पे जो पट्टी लगाते हैं नॉर्मल होता है, ठीक हो जाता है। समझ में आया? दर्द काफी करता है। उसके बाद स्टोमेक में आ जाओ फिर से। स्टोमेक में क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो निकलता है ये वसा की पाचन कर देता है। समझ में आया? उसके बाद 4 प्रकार का जूस निकला, क्या किया, भोजन का पाचन किया। समझ में आया? तो आमाशय में प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत होती है। उसके बाद भोजन आमाशय से छोटी आंत की तरफ मूव करता है। तो छोटी आंत और आमाशय को जोड़ने का काम कौन करता है? डेडुनम। कौन करता है? डेडुनम। छोटी आंत और आमाशय को जोड़ने का काम कौन किया? डेडुनम किया। और डेडुनम के पास ही यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उससे कौन सा जूस निकलता है? पीत रस। कौन सा रस? पीत रस। कौन सा जूस? पीत रस। पीत रस का निर्माण कहाँ हुआ? पीत रस का निर्माण कहाँ हुआ? यकृत, जिगर या लीवर। यकृत, जिगर या लीवर। तो पीत रस का निर्माण कहाँ हुआ? यकृत में। अब पीत कौन छोड़ा? यकृत। समझ में आया? तो भोजन जो अम्लीय माध्यम में चेंज था उसको फिर से क्षारीय लवण बनाने का काम। अम्ल में जब क्षार का रिएक्शन होता है तो लवण बनता है। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय करने का काम कौन किया, या उदासीन करने का काम कौन किया? यकृत में जो जूस निकला उसका नाम था पीत। अब पीत देखो जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। लेकिन पीत का निर्माण होता है लीवर में। पीत का निर्माण लीवर में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। समझ में? लेकिन हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताएं, पीनियल ग्रंथि जो थाइलेमस में पाया जाता है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो हमारे शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका कंट्रोलिंग करता है, पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद देखो पेनक्रियाज, हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, समझ में आया? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय में 3 पार्ट होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अब उसके बाद अग्नाशय को पेनक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में। अग्नाशय से 3 प्रकार का जूस निकलता है, LAT, शॉर्ट में इसको LAT बोलते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। 3 प्रकार के जूस किससे निकलता है? हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, जो भोजन को पचने में सहायक होता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में आने के बाद बताए कि आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम कौन किया? सोक्रेट का काम कौन किया? डेडुनम। उसके बाद भोजन इलियम में आ जाता है।
उसके बाद जेजुनम में आ जाता है। उसके बाद भोजन डेडोनम के बाद जेजुनम में आ जाता है। जेजुनम में आकर के भोजन अंतिम रूप से पचता है। भोजन अंतिम रूप से पचता है। तो पूछेगा कि प्रोटीन और वसा का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, या भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। भोजन का निम्नीकरण कहाँ हुआ? छोटी आंत में। भोजन का निम्नीकरण कहाँ हुआ? छोटी आंत में। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हो या विटामिन हो, या उसका निर्माण कहाँ हुआ? छोटी आंत में। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या विटामिन का निर्माण कहाँ हुआ? लवण कहाँ बनता है? भोजन से जितने भी प्रोटीन विटामिन होता है ब्लड में कहाँ मिलता है? छोटी आंत से ही मिलता है। कहाँ से? छोटी आंत से मिलता है। उसके बाद भोजन इलियम से कहाँ चल जाता है? छोटी आंत के 3 पार्ट, जेजुनम, इलियम। उसके बाद छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। वसा और प्रोटीन का भी अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। और भोजन में जितने भी लाभदायक खनिज लवण जितना भी होता है, प्रोटीन विटामिन जो भी होता है, सब निर्माण हुआ। उसके बाद ब्लड में मिलाने का काम छोटी आंत से ही हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्ट फूड को, अनपचे भोजन को बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। बड़ी आंत में 3 पार्ट होता है, जिसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये पार्ट सीकम का होता है, ये पार्ट कोलोन का होता है, ये पूरा। उसके बाद नीचे वाला ये पार्ट होता है, ये रेक्टम का होता है। रेक्टम को हम मलाशय बोलते हैं। रेक्टम को हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। उसके बाद मलाशय में मल आकर के जमा होता है। उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। समझ आया? तो बड़ी आंत के कितने पार्ट? 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम को मलाशय कहते हैं। अब देखो, सीकम से जुड़ा हुआ रहता है अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सीकम से, बड़ी आंत के सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है। यदि इसे काट के हटा भी दिया जाए तो पाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ी आंत में भोजन की पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, बल्कि पानी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। समझ गया? एब्जॉर्बेशन होता है। तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद भोजन रेक्टम, मलाशय में चल जाता है। उसके बाद हम लोग मल त्याग देते हैं। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में वेजिटेबल ऑर्गन होता है, अवशेषी अंग होता है। इसमें यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग को दर्द होता है। इसमें सीकम, अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है या बढ़ने लगता है तो क्या होता है? दर्द होता है। ये महिला और पुरुष दोनों में होता है। अपेंडिक्स महिला और पुरुष दोनों में होता है। और इन्फेक्शन के कारण यदि बढ़ने लगता है तो दर्द होने लगता है। यदि ये ऑपरेशन से पहले, काट के हटाने से पहले फट जाए तो उसकी मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु। तो पूछेगा अपेंडिक्स किस पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है? बड़ी आंत से। बड़ी आंत में भी किससे? सीकम से जुड़ा हुआ रहता है। किससे? अपेंडिक्स सीकम से जुड़ा हुआ रहता है। नहीं एब्जेक्ट में पता है तो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। समझ में आया? ये प्रोसेस होती है पाचन की। समझ में आया? ये प्रोसेस होती है पाचन कि हम लोग भोजन करते हैं किस तरह से होकर के गुजरती है 5 चरणों में। समझ में आया? और अंतिम रूप से मलाशय में जाकर के जमा होती है।